जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ द वर्ब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो बेहतरीन अपडेट्स पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है और हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। ये आपका जो सीरीज़ है ये स्कूल लेवल के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है। इसे सबको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको अभी फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रहा है और साथ ही साथ इसके आप लोगों का पूरा इसका जब कोई एक टॉपिक ख़त्म होता है तो उसके बाद में एक एमसीक्यू भी चलता है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था जो हमारा आर्टिकल का एमसीक्यू था वो कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग चल रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं द वर्ब। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में हम लोगों ने नाउन पढ़ा है। हम लोगों ने नाउन के अंतर्गत नंबर पढ़ा है, नंबर, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जेंडर पढ़ा है। जेंडर के साथ साथ हम लोगों ने इसमें केस पढ़ा है। इसके बाद में इसका एमसीक्यू किया है। फिर हम लोगों ने प्रोनाउन पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्रोनाउन के साथ साथ हम लोगों ने बेटा इसमें एडजेक्टिव भी पढ़ा है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के दो पार्ट पढ़ने के बाद हम लोगों ने एडजेक्टिव में डिग्री भी पढ़ा है और इन सब का एमसीक्यू कर लिए हैं। इसके बाद में हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़ा है, आर्टिकल्स भी पढ़ा है। तो अब तक हम लोगों की इतनी सीरीज हो चुकी हैं और अगर आप लोगों ने इन समस्त वीडियोस को नहीं पढ़ा है ना तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के समस्त वीडियोस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आगे भी आपको उसमें मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं वर्ब। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं इन वाक्यों को, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को कह रहे हैं ध्यानपूर्वक पढ़िए। ही गोज़ टू मार्केट, मतलब वह बाजार जाता है। सी हैज़ कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया है। राहुल गॉट ए प्राइज़, राहुल ने एक पुरस्कार पाया है। अब इन वाक्यों में अगर हम देखें तो गोज़, हैज़ कुक्ड, गॉट, इनसे कार्य का बोध होता है। मतलब गोज़ यानी जाता है, हैज़ कुक्ड मतलब पकाया है और गॉट मतलब पाया। इनसे किसी न किसी कार्य का बोध होता है कि कोई कार्य इस वाक्य में हुआ है। अब हम लोग बेटा थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ और इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा में क्या है? ए वर्ब इज़ द वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब एक क्रिया वह शब्द है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। तो एक क्रिया वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के कार्य का बोध कराता है। एक तो हम लोग इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। दूसरी जो हम लोगों की बहुत सिंपल परिभाषा है जिसको लोग अक्सर बोल देते हैं कि ये वर्ब इज़ ए डूइंग वर्ड। मतलब ये आपको लिखने लायक तो नहीं है लेकिन समझने लायक है। डूइंग वर्ड मतलब कार्य कराने वाला, बोध, कार्य का बोध कराने वाला जो शब्द है ना वही क्रिया है। कार्य का बोध कराने वाला शब्द ही क्या है बेटा? क्रिया है। जैसे अब यहाँ देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिया क्या है तो संज्ञा या सर्वनाम, भाई डूअर कौन होता है, कर्ता के स्थान पर कौन होता है, तो या तो संज्ञा होता है या फिर सर्वनाम होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के कार्य का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रिया कहते हैं। चलिए, इतने तक हम लोगों ने देखा और परिभाषा आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे कहा गया सुनीता मेक्स ए गार्लैंड, मतलब सुनीता एक माला बनाती है। सुनीता मेक्स मतलब बनाती है, ए गार्लैंड मतलब एक माला। तो यहाँ पर कार्य का बोध क्या हो रहा है? किस शब्द से? मेक्स। कार्य को करने वाला कौन है? सुनीता। मतलब सुनीता के कार्य का बोध कराने वाला शब्द है मेक्स। तो इसलिए इसमें वर्ब कौन सा है? तो मेक्स है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाक्य, रमेश प्ले ये गेम। प्लेज होना चाहिए बेटा, रमेश प्लेज ये गेम। तो कौन खेलता है? रमेश। रमेश क्या है? नाउन है। और प्लेज शब्द क्या है?
प्लेज शब्द आप लोगों का इससे खेलने का, रमेश के कार्य का बोध होता है कि रमेश क्या कर रहा है। तो यहाँ पर प्लेज शब्द क्या है, वर्ब है। प्लेज शब्द क्या है, वर्ब है। ऐसे दे बाथ इन द रिवर, वे नदी में स्नान करते हैं, तो इसमें बाथ से मतलब स्नान करते हैं, इस शब्द से हम लोगों को कार्य का बोध हो रहा है। मतलब हम लोगों ने इसमें देखा कि जैसे मेक्स है या फिर हम लोगों का बाथ्स है, प्लेज है या फिर बात है, तो इन शब्दों से हमें कार्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये हमारे क्या हैं, वर्ब हैं। अदर एग्जाम्पल में जैसे कम मतलब आना होता है, गो माने जाना होता है, हेल्प मतलब होता है मदद करना या सहायता करना, स्पीक मतलब बोलना, जंप मतलब कूदना, ये सभी शब्द बेटा हमारे क्या हैं, क्रिया हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों से किसी न किसी प्रकार के कार्य का बोध हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर और अगले पेज पर देखते हैं कि क्या है। तो अगले पेज पर है बेटा काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। तो बेटा वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को जैसे कक्षा 6 से 8 तक केवल वर्ब 4 प्रकार का पढ़ाया जाता है और वो 4 प्रकार इनमें से एक पार्ट का केवल हिस्सा है। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब आप लोगों के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको 12 तक का मिलेगा। आप लोग 6, 7, 8 में भी ग्रामर की बुक में पढ़ने को पाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पाते हैं, लेकिन उसका एक अलग टॉपिक हो जाता है, अलग चैप्टर हो जाता है। तो देखिए कौन सा है, पहला है फाइनाइट वर्ब मतलब नियत क्रिया, इसको कुछ लोग फिनिट वर्ब कहते हैं, कुछ लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब अनियत क्रिया। अब ये दोनों हैं क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो बेटा अगर हम बात करें फाइनाइट वर्ब की ना, कि फाइनाइट वर्ब है क्या, यानी नियत क्रिया क्या है, तो द वर्ब दैट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ होना चाहिए वर्ब नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पर आपका सेंटेंस होना चाहिए। टाइपिंग में मुझसे एरर हुआ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो द वर्ब दैट इज चेंज्ड मतलब वह क्रिया जो बदल जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस, मतलब वाक्य के कर्ता और काल के अनुसार, इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, उसे हम नियत क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया का वह रूप जो वाक्य के काल और कर्ता के अनुसार बदलती रहती है। मतलब वाक्य का टेंस है तो उसमें बदलती रहती है, और जब सब्जेक्ट ये पाती है अलग, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ अलग फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट है तो अलग फॉर्म, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब के कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ देखिए ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर और इसमें है दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। देखिए दोनों एक ही टेंस का है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है दोनों, लेकिन पहले वाक्य में आपको गोज़ मिल रहा है जो कि एक वचन कर्ता के साथ है, तो इसमें ईएस लगा यानी कि क्रिया भी एक वचन की हुई। दूसरे वाक्य में आपको गो मिल रहा है मतलब बहुवचन कर्ता के साथ है, तो यहाँ पर आपको कोई भी अदर फॉर्म नहीं मिला, मतलब क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। तो आपको देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अलग, प्लूरल के साथ अलग। अब कह दिए सी इज़ गोइंग, यही जब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में पहुँचे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में पहुँचे, तो हमने देखा इज़ गोइंग यानी आईएनजी फॉर्म हो गया गो का। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहुँचे तो यहाँ पर हमने क्या देखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। और सी वेंट टू स्कूल, जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुँचे बेटा, तो हमने देखा कि क्रिया सेकेंड फॉर्म में हो गई, वेंट हो गई। मतलब ये हम क्या देख रहे हैं कि जब हम टेंस को बदलते हैं तो क्रिया का रूप बदल जाता है, हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म लेते हैं तो क्रिया का रूप बदल जाता है। तो ऐसे वर्ब हमारे जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी कि नियत क्रिया कहते हैं। अब देखें अगर कि फाइनाइट वर्ब जो हम लोगों ने पढ़ा तो ये कितने प्रकार की होती है। फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार का होता है। कितना, 4, बिल्कुल याद रखना है 4 प्रकार का। और यही 4 प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और इसके बाद वाला दूसरा पार्ट उन लोगों को नहीं मिलता है। पहला क्या है बेटा, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया।
ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया, और तीसरा है लिंकिंग वर्ब मतलब संयोजक या पूरक। लिंक कहते नहीं कि लिंक कर दो या ये लिंक है, लिंक मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने वाला, तो जोड़ने का कार्य करता है संयोजक, तो संयोजक क्रिया इसको कहते हैं, या फिर इसे पूरक क्रिया भी कहते हैं। और चौथा है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। आप लोग टेंस वगैरह जब पढ़ते हैं ना तो कहते हैं इसमें ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया, भैया तो ऑक्सिलरी वर्ब भी तो होता है, सहायक क्रिया भी होती है। अब हम लोग एक एक क्रिया की, इन चारों का एक एक का व्याख्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज इस समय चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच का, चाहे कॉम्पिटिटिव बच्चे हों तो उन्हें भी, वो तो इसका महत्व समझते ही हैं, हर परीक्षा में उनसे पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और जो एकेडमिक बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, संस्थागत बच्चे हैं, रेगुलर हैं, वे भी देखते हैं कि आपको चाहे कक्षा 10 की परीक्षा हो, चाहे 12 की परीक्षा हो, चाहे आपका 6, 7, 8 का परीक्षा हो, ये समस्त चीज़ें आप लोगों से परीक्षा में पूछी जाती हैं। हम लोग देखते हैं बेटा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है। तो वह क्रिया जो कर्म के साथ प्रयोग की जाती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब जब वाक्य में प्रयोग हो ना, तो वाक्य में उसके साथ में कोई ना कोई कर्म हो, तो जब कोई कर्म होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, ही स्पोक इंग्लिश नाउ ए डेज, वह आजकल अंग्रेजी बोलता था। क्या कहा गया कि वह आजकल अंग्रेजी बोलता था। अब देखिए यहाँ पर स्पोक आपका वर्ब है, लेकिन इसके साथ में इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि यहाँ पर हमें जो वर्ब मिल रहा है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा, माई मदर गेव मी 10 रुपीज़, गेव यहाँ पर वर्ब है, मतलब मेरी माँ ने मुझे 10 रुपये दिया। गेव यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है और 10 रुपीज़ ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट हैं। तो अब अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी क्रिया, कोई भी क्रिया जो कर्म के साथ में प्रयोग होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो बिना कर्म के प्रयोग होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में भी एक होता है मोनो, मतलब जो इसमें केवल एक ही कर्म होता है, जैसा आप पहले वाक्य में देख रहे हैं केवल इसमें इंग्लिश कर्म है, और दूसरे वाक्य में जब आप देखते हैं तो इसमें आपका 2 ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको बाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, मतलब जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसी भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पर, और अगला हमारा यानी कि दूसरा नंबर क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया। क्या होता है बेटा, अकर्मक क्रिया, मतलब वह क्रिया जो बिना कर्म के वाक्य में प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। मतलब इसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखें तो सी स्लीप्स इन हर बेड, वह अपने बिस्तर में सोती है, वह अपने बिस्तर में सोती है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लीप, स्लीप आपका वर्ब है, लेकिन इसके साथ में ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे कह दिया जाए ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पर रन्स जो है ना, रन्स, ये आपका क्या है, ये आपका अकर्मक है, क्योंकि इसके साथ में कोई वर्ब नहीं है। तो जैसे अब हम लोग अगर पूछें कोई कि अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो जैसे कम है, गो है, कम है, गो है, वाक है, मतलब, और स्लीप है, जैसे चल, आना जाना, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, रोना, चिल्लाना, हंसना, ये सभी आपकी क्या हैं, ये सभी आपकी अकर्मक क्रिया है। एक बार फिर से, मतलब आना, जाना, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, भागना, सोना, रोना, चिल्लाना, ये सभी क्रियाएं बेटा कैसी क्रियाएं हैं, तो ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। मतलब इनके साथ में क्या होता है, इनके साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, आशा है अब तक आप लोग समझ गए होंगे। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने वर्ब की परिभाषा को देखा, हम लोगों ने वर्ब की परिभाषा को देखा, इसके काइंड्स को देखा, इसके प्रकार को देखा कि 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब और मतलब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब।
इसके बाद में हम लोग फाइनाइट वर्ब के पार्ट को अभी पकड़े हुए हैं, जिसमें एक है ट्रांजिटिव वर्ब हम लोगों ने देखा, यानी कर्म के साथ जो प्रयोग होता है उसे सकर्मक कहते हैं, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जो क्रिया बिना कर्म के प्रयोग होती है, बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग होती है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर, और तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है लिंकिंग वर्ब, यानी संयोजक या पूरक क्रिया। तो इसमें क्या है? जब बी मतलब क्या हुआ? बी का मतलब हुआ इज़, एम, आर, वाज और वियर। ये 5 क्रियाएं बी वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बी वर्ब कहलाती हैं। 5 क्रियाएं कौन कौन सी? एक तो इज़ है, एम है, आर है, वाज है और वियर है। क्रियाएं अथवा हैव का मतलब हुआ हैज़, हैव, हैड। हैज़ का मतलब क्या? हैव का मतलब क्या हुआ? हैज़, हैव, हैड। क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग हों। स्वतंत्र रूप से मतलब कि इनके साथ में कोई भी और क्रिया ना हो, इनके साथ में कोई दूसरी क्रिया ना हो, तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, अर्थात पूरक क्रिया या संयोजक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। अब इसमें देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर इज आपका अकेले प्रयोग हुआ है, इज के साथ में कोई दूसरी क्रिया नहीं प्रयोग हुई है। तो ये हमारी क्या हुई? ये हुई आपकी मतलब क्या? आपकी पूरक क्रिया। पूरक कैसे हुई? यहाँ पर ए बॉय जो पीछे लिखा हुआ है, अगर हम ए बॉय को हटा लें तो क्या इसका अर्थ पूरा होगा वाक्य का? बिल्कुल भी नहीं होगा। वह है, क्या है, कौन है, कैसा है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसलिए इसके बिना अर्थ पूरा नहीं होगा, वाक्य अधूरा रह जाएगा। अर्थात इन क्रियाओं के साथ में कॉम्प्लीमेंट का होना अनिवार्य होता है, पूरक का होना अनिवार्य होता है। दूसरी चीज़, अब ये संयोजक कैसे हुई? तो जैसे यहाँ पर हमने ही देखा, और ही क्या है? प्रोनाउन है, और ए बॉय क्या है? नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन बिना किसी विराम चिन्ह के या फिर बिना किसी कंजक्शन के एक साथ नहीं आ सकते। इस वाक्य में अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो क्या हमको यहाँ पर कोई कामा या फिर फुल स्टॉप मिल रहा है? तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या हमें कोई कंजक्शन मिल रहा है? तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यानी इज जो है, इज इन दोनों को यहाँ पर साथ लाने का कार्य कर रही है, नाउन और प्रोनाउन को। इसलिए यहाँ पर हमारी इज वर्ब क्या है? पूरक संयोजक क्रिया भी है। तो लिंकिंग का मतलब होता है पूरक या संयोजक क्रिया, और ये क्रिया दोनों रूपों में इस वाक्य में कार्य कर रही है। अब हम लोग अगला देखें तो दे आर प्लेयर्स, वह क्या हैं? वह एक खिलाड़ी हैं। दे आर प्लेयर्स मतलब वह खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही दे और प्लेयर्स है, जो कि दोनों नाउन प्रोनाउन हैं, इनको एक साथ लाने का कार्य कर रहा है आर। और हम बात करें अगर, तो यहाँ पर प्लेयर्स के बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो सकता। ऐसे है आई एम ए स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे, इसमें एम है। राहुल वाज सन ऑफ गौतम बुद्ध, राहुल गौतम बुद्ध का बेटा था। तो यहाँ पर वाज क्या है? वाज यहाँ पर आप लोगों का लिंकिंग वर्ब है। सी हैज़ ए ब्लैक पेन, हैज़ हैव हैड में भी देख लीजिए, तो ये ब्लैक पेन क्या है? आपका नाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। हैज़ क्या है? वर्ब है। और इन वाक्यों में आप लोग एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि इनके साथ में कोई दूसरी वर्ब प्रयोग नहीं की जा रही है। दूसरा है आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। मेरे पास एक कुत्ता है। अब हम इसमें देखें तो यहाँ पर हैव आपका स्वतंत्र रूप से है, इसके साथ में कोई दूसरी क्रिया नहीं है। और डॉग क्या है? तो डॉग इसमें आप लोग देख रहे हैं एक नाउन है। आई क्या है? एक प्रोनाउन है। दोनों को साथ में कौन ला रहा है? हैव ला रहा है। तो इसलिए ये संयोजक क्रिया है। और अगर हम ए डॉग को हटा दें तो वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ए डॉग मतलब ए डॉग क्या है? पूरक शब्द है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा? हैव जो है ये लिंकिंग वर्ब होगा। ऐसे सी हैड ए काऊ, उसके पास एक गाय थी। अब यहाँ पर हैड आपका हो गया। आशा है अब तक आप लोग लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी मतलब लिंकिंग वर्ब को आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं अपने इस वर्ब के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अगला है एक्सिलरी आर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। एक्सिलरी मतलब भी सहायक होता है और हेल्पिंग मतलब भी सहायक होता है।
तो इसको क्या कहते हैं? वह क्रिया जो टेंस अथवा वॉइस के निर्माण में मेन वर्ब की सहायता करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। बेटा हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस का पहचान हम कैसे करते हैं? सहायक क्रिया इज एम आर को देखते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लिंकिंग मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ऐसे ही मतलब सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो कोई भी टेंस बनाना है या पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसमें जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, सी इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर। अब यहाँ पर इज़ बीइंग क्या है? मतलब वह एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, वह अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर आप लोग इज़ बीइंग जो देख रहे हैं ना, ये इसमें मेन वर्ब क्या है? टॉट है, इसकी सहायता कर रही है इज़ बीइंग, तो इसलिए ये वॉइस में, पैसिव वॉइस में सहायता कर रही है, तो इसलिए ये क्या होगी? सहायक क्रिया होगी। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है या पूरा कर लिया है। अब हैज़ यहाँ पर क्या है? हैज़ कंप्लीटेड का मदद कर रहा है, नहीं तो अगर केवल कंप्लीटेड लगा देते तो पास्ट टेंस में चला जाता, पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता। लेकिन यहाँ कंप्लीटेड के साथ साथ में आप लोग देखते हैं हैज़ का भी प्रयोग मिल रहा है, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? हैज़ आपकी सहायक क्रिया होगी। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। और मैं वाकई कह रहा हूँ कि तुम बोल सकते हो, बस केवल अंत तक आप चैनल पर जुड़े रहना, और आप लोगों को बेसिक टू स्टैंडर्ड, आप लोगों को एकेडमिक टू कंपटीशन, आप लोगों को स्पीकिंग, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, सब कुछ सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं उनको वन शॉट वीडियो भी, महामैराथन भी और स्कूल का बुक भी और समय समय पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कैन आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो इसमें डू क्या है? डू हेल्पिंग वर्ब है। अब हम लोग चलते हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या है। तो एक्सिलरी वर्ब की बात करें, अगर सहायक क्रिया की बात करें, तो ये दो प्रकार की होती है। सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी मतलब प्राथमिक क्रिया, और दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरी मतलब कि भावात्मक क्रिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी और मॉडल में अंतर क्या है। तो प्राइमरी एक्सिलरी में देखिए, बी यानी इज़, एम, आर, वाज, बियर, हैव यानी कि हैज़, हैव, हैड, और डू यानी कि डू, डज, डिड क्रियाएं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। लिंकिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था कि बी और हैव वर्ब स्वतंत्र रूप से हों, यहाँ पर ये स्वतंत्र नहीं होगा, इसके साथ में कोई ना कोई अन्य सहायक क्रिया अवश्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, सी इज़ रीडिंग मतलब वह पढ़ मतलब राहुल इज़ रीडिंग, राहुल पढ़ रहा है, तो इज आपका एक वर्ब है जो कि सहायता कर रहा है, और रीडिंग क्या है? रीडिंग आपका मेन वर्ब है। आई है मतलब क्या है? एक मिनट। दे आर प्लेइंग मतलब वह खेल रहे हैं, यहाँ पर आर क्या है? आर आपका सहायक क्रिया है, प्लेइंग मेन वर्ब है। मधु वाज गोइंग, मधु जा रही थी, तो इसमें गोइंग क्या है? मेन वर्ब है, और वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है। ऐसे हम आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तो एम इसमें आपका सहायक क्रिया है और डूइंग मेन वर्ब है। मतलब जो आपकी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, यानी यहाँ पर बी वर्ब इज़, एम, आर, वाज, बियर के साथ में, हैज़, हैव, हैड के साथ में, डू, डज, डिड के साथ में, सब के साथ आपको कोई ना कोई मुख्य क्रिया ज़रूर मिल रहा है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स में क्या क्या है। राम एंड श्याम वी आर लिविंग इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर वी आर आपका हेल्पिंग वर्ब है और लिविंग क्या है? मुख्य क्रिया है। सी हैज़ लर्नड हर लेसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया। अब हैज़ है और लर्नट है, तो हैज़ सहायक क्रिया है और लर्नट आपका मुख्य क्रिया है। ऐसे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, तो हैव क्या है? हैव सहायक क्रिया है और वॉन क्या है? मुख्य क्रिया है। इसी प्रकार से दे हैड स्टोलन माई पेन, उन्होंने मेरा कलम चुराया है, चुराया था,
तो यहाँ पर हैड क्या है, हैड सहायक क्रिया, स्टोलन आपका मुख्य क्रिया। आई डू नॉट नो यू, इसमें डू आपका सहायक क्रिया और नो क्या है, मुख्य क्रिया। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज आपका सहायक क्रिया है, स्पीक मुख्य क्रिया है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। और सी डिड नॉट बीट यू, वह उसने तुम्हें नहीं पीटा था। तो भैया इसमें डिड आपका है। हम लोगों ने देखा कि इसमें जो आपका बी वर्ब है या फिर हैव वर्ब है या फिर डिड वर्ब है, मतलब डू वर्ब है, ये सभी किसी न किसी अन्य क्रिया के साथ में प्रयोग हुए हैं। तो जब ये किसी अन्य क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं तो ये आपके मुख्य क्रिया कहलाती हैं, मतलब सहायक क्रिया कहलाती हैं, तब इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जब ये किसी स्वतंत्र रूप से होती हैं, मतलब इनके साथ में कोई और क्रिया नहीं होता है, तब इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। इतना तो आप समझ गए होंगे और आशा है आप समझ गए होंगे। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, सारे कन्फ्यूज़न का निदान किया जाएगा। अगला आपका है मॉडल एक्सिलरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉडल शब्द बेटा एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे और अक्सर पढ़ते हैं और कहते हैं कि मूड मत ख़राब करो। मूड शब्द एक शब्द होता है, मूड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है मोड। तो जब हम मोड शब्द को लेते हैं, मोड, और मोड शब्द में अल सफिक्स जोड़ते हैं, अल प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये हमारा बन करके आता है मॉडल। ध्यान रहे जब ये मॉडल बनता है ना तो यहाँ से ई हट जाता है। नियम है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर कुछ जोड़ा जाता है और उस शब्द के अंत में ई होता है तो ई को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है मॉडल। अब हम लोग यहाँ पर इसके परिभाषा को देख लें। तो मूड मतलब भाव। भैया कहते हो मूड मत ख़राब करो, मतलब क्या वहाँ पर कोई सिर थोड़े ही ख़राब करता है, बहुत लोग कहते हैं मूड ना ख़राब करो। मूड मतलब यहाँ मूड नहीं है, सिर नहीं आपका कोई ख़राब कर रहा है। मान लीजिए आप हंसते हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं, कोई आया कुछ ऐसी बात बोल दिया जिससे आपको क्रोध आ गया, बहुत ज़्यादा आपके अंदर झुंझलाहट आ गई, तो आपका भाव ख़राब हुआ ना, आपके विचार ख़राब हुए। इसलिए इसको हम मॉडल एक्सिलरी को क्या कहते हैं, भावात्मक सहायक क्रिया। तो वह क्रिया जो मन के भावों को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है, भावात्मक सहायक क्रिया कहलाता है। बेटा मन के भाव को अर्थात हंसी वाले भाव को, आपके हिम्मत को, आपके साहस को जो प्रकट करे वो क्या कहलाएगा, वो आपका भावात्मक क्रिया। अब जैसे इसमें देख लें, कैन है, मे है, कुड है, माइट है, विल है, मतलब शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आट टू, etc, मतलब ऐसी बहुत सारी और क्रियाएं हैं, जैसे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, और शुड हैव, मस्ट हैव, आट टू हैव। उसके बाद में विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू, डेयर है, नीड है, नीडेंट है, बहुत सारी क्रियाएं आपकी मॉडल एक्सिलरी हैं। और मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन के दौरान आप लोगों को इन समस्त मॉडल एक्सिलरीज़ के प्रयोग पढ़ने को मिलेंगे और आपको इन समस्त क्रियाओं का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। चलिए हम लोग कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं सेंटेंस में, वाक्य में। जैसे एग्जाम्पल्स इन सेंटेंस मतलब वाक्य में एग्जाम्पल्स। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर कैन मेरे किस भाव को प्रकट कर रहा है, तो कैन मेरी योग्यता को प्रकट कर रहा है। कैन क्या कर रहा है, मेरी योग्यता को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ योग्यता एक प्रकार का भाव ही तो है। सी में पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास हो सकती है, यहाँ पर उसके पास होने की संभावना प्रकट की जा रही है, तो संभावना भी एक प्रकार का भाव ही है। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें आट टू क्या है बेटा, आट टू यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना तो ये हमारे सम्मान के भावना को प्रकट कर रहा है। मतलब इस प्रकार से आई विल किल यू कहा गया, मैं तुम्हें मार डालूँगा, ये मेरे क्रोध को प्रकट कर रहा है, मेरे मतलब धमकी को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, आज फाइनाइट वर्ब के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ में।
आप लोगों ने अगर अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ से मैं बता दूँ पूरा कंप्लीट इंग्लिश मिलेगा, पूरा ग्रामर मिलेगा, पूरी हिंदी मिलेगी, कक्षा 10 के बच्चों को एसएसटी भी मिलेगा और कॉम्पिटिटिव बच्चों को जीके जीएस भी मिलेगा। आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ, कल शाम पुनः 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।